पूरा देश अभी कोलकाता रेप और मर्डर कांड से उभरा भी नहीं था कि अभी हाल ही में एक नई खबर आई और इसके अनुसार महाराष्ट्र का एक ठाणा जिला है। ठाणे जिले में क्या होता है, एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल में ही उसके टॉयलेट में एक स्कूल के स्टाफ मेंबर के द्वारा, एक क्लीनर के द्वारा उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट की घटना सामने आती है। नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा और इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि आसान भाषा हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज में हम कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो फिर करंट अफेयर का हो, उन सारे जो टॉपिक होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करते हैं। तो इस सीरीज में हम इस घटना से जुड़े जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे कॉम्प्रिहेंसिवली इसको हम कवर करेंगे, चाहे फिर वो करंट का मामला हो फिर चाहे पॉलिटी के जितने भी इश्यूज हों उनको भी हम कवर करेंगे। जी हाँ, पॉलिटी के इश्यूज में इसमें हमें मिल रहे होंगे, उनको हम आगे अभी देखेंगे। तो मामला ऐसे इस तरह से जाता है कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो 4 साल की बच्ची है इसके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके विरोध में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्कूल के पास गए, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ हुई और कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जो महाराष्ट्र में ही ठाणे जिले में ही जो मुंबई लोकल या फिर महाराष्ट्र में जो लोकल ट्रेन चलती हैं तो ट्रैक पे वहां पर ये गए और ट्रैक पे जाने के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी संख्या में लोग जाके वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जो अपराधी व्यक्ति था उसके खिलाफ कार्यवाही और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा देने की मांग लोगों के द्वारा करी गई। तो इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द हिंदू की खबर है, महाराष्ट्र का जो बदलापुर है, बदलापुर में ये कांड हुआ है, ठीक है। और बदलापुर में ये देखने को मिला है तो गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी इस पर बैठाई गई है और उसके साथ ही कुछ जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है, साथ ही कुछ जो स्कूल का स्टाफ है, कुछ स्कूल के टीचर्स हैं और भी अदर स्टाफ है उन पर भी गाज गिरी है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो आगे हम देखेंगे, अपने सारा घटनाक्रम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो घटनाक्रम चला है इसकी क्रोनोलॉजी क्या रही है, इतना ज्यादा विरोध होने की वजह क्या रही है। तो देखिए होता क्या है, ये इंसिडेंट जो हुआ है बच्ची के साथ में जो असॉल्ट हुआ है, ये असॉल्ट होता है, इसकी टाइमलाइन होती है 13 से 16 अगस्त के बीच में ये काम होता है। और ये जो असॉल्ट हुआ है उसकी जो कंप्लेन है उनके पेरेंट्स के द्वारा 18 अगस्त को ही कर दी जाती है। जैसे ही बच्ची ने घर जाके बताया, पेरेंट्स जाके जो एफआईआर लॉन्च कराने गए, जो पुलिस है उसने एफआईआर तो ले ली, लेकिन पुलिस के द्वारा अगले 12 घंटों तक कोई भी कैसी भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब पॉक्सो का मामला बनता है या फिर बच्ची के साथ किसी के साथ ऐसा हो तो गवर्नमेंट को क्विक रिएक्शन देना होता है पुलिस को और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होती है। लेकिन लोगों का गुस्सा इसीलिए ज्यादा उभरा कि उस मामले में अगले 12 घंटे तक कोई भी कैसी भी कार्रवाई नहीं हुई और यह भी एक रीजन रहा कि ज्यादातर भीड़ का जो गुस्सा है वो सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर और उस स्कूल के ऊपर फूटा और लोगों में वो देखने को भी मिली सारी चीजें। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो लोग हैं उनके द्वारा मांग की गई कि जो अपराधी व्यक्ति है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको डेथ सेंटेंस दी जाए। ऐसे नारे भी बहुत सारे देखने को मिले। एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, इसमें एक वायरल वीडियो जो चल रहा है, उस वीडियो में एक व्यक्ति के द्वारा मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, इस जो स्कीम है, इस स्कीम का जिक्र किया गया। अब हम देखेंगे कि ये स्कीम क्या है। अगर स्कीम का जिक्र हो रहा है, सारे न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हम देखेंगे कि स्कीम में क्या बोला गया है, किस चीज से ये रिलेटेड है। दरअसल ये अगर इस स्कीम के बारे में बात करें तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस स्कीम को, जो महाराष्ट्र की रेजिडेंशियल कुछ फीमेल्स हैं, जो लेडीज हैं, उन लेडीज के लिए उनको आर्थिक मदद देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और स्कीम में बोला गया था कि जो 1500 रुपए पर महीने, यानी कि 1500 रुपए हर महीने उन लेडीज को एक इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा। और इसी स्कीम को बोलते हुए उस वायरल वीडियो में उस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है कि हम इन 1500 रुपए का जो आर्थिक मदद आप हम दे रहे हैं उसका कोई कैसा भी रिलीवेंस नहीं बनता अगर आप अपने राज्य की या फिर हमारी सोसाइटी में जो भी फीमेल्स हैं आप उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये अगर स्कीम बार बार आ रही थी तो थोड़ा सा टचअप यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको कुछ जो डेटा बताने वाला हूं, इतना भयावह और इतना डरावना डेटा है कि इस डेटा को देखने के बाद हर एक व्यक्ति सकते में आ जाएगा और हर व्यक्ति पूछेगा, सोचेगा कि क्या एज अ नेशन, इवन मैं कहूंगा स्ट्रांगली, क्या एज अ सोसाइटी हमारा ये फेलियर नहीं है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्निटी की और एडवांसमेंट की ओर बढ़ने की, लेकिन आज के ऐसे मॉडर्न एरा में भी अगर ऐसे केसेस, ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या ये हमारा एक फेलियर नहीं है। चलिए डेटा पे नजर डालते हैं। डेटा है बेसिकली एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा होता है जो ऑथेंटिक डेटा माना जाता है और एनसीआरबी का ही डेटा है। जो हमारे बच्ची हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके रिगार्डिंग में ये डेटा है। तो ये एनसीआरबी का जो डेटा है बोलता है चाइल्ड अब्यूज के बारे में भारत में ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 8.7% की जो रेट है इससे ये इंक्रीज हुआ है। अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये 2022 के लिए बताया गया ये डेटा
और जो टोटल नंबर बताया गया है 1,62,000, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता रहा हूं। 1,62,000 जो इंसिडेंट है ये रिपोर्ट किए गए, ध्यान रखेंगे, यानी कि 1,22,000 जो है ये तो 62,000 जो है ये तो रिकॉर्डेड हैं। इससे अलग भी बहुत सारे हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं किए जाते, और उसी की जो डेटा है वो बताती है ये रिपोर्ट। इसमें आगे बोला जाता है कि इसमें से ये जो डेटा दिया गया 1,62,000 का, इसमें से 38,911 जो केसेस हैं वो चाइल्ड रेप के हैं इतने तो, और बाकी पेनिट्रेटिव जो असॉल्ट होता है उसके होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें से जो 96% लगभग जो 2016 से लेके 2022 तक का ये डेटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक चीज बोली गई है, हाउएवर ओनली जो 65.6% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो क्राइम है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, ये जो डेटा है हम इसको जो मेंस का आंसर है वहां भी यूज कर सकते हैं, हम कोई ऐसे लिख रहे हैं वहां भी इसको यूज कर सकते हैं, इवन इंटरव्यू पूछा जाए तो हमें कहीं भी इसके बारे में बात करनी है तो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो 1,62,000 डेटा की बात करी जा रही थी ना वो तो रिपोर्टेड था, लेकिन ये बात बोली गई है कि लगभग केवल 65% ही रिपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट करते ही नहीं है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो 65% सिर्फ जो है रिकॉर्ड हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, उसके अलावा जो रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो फिर तो ये डेटा बहुत ज्यादा पहुंचेगा, और यही रियलिटी है। ये डेटा के सामने तो चीजें यही देखी जा रही है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अभी हुआ है, जो बच्चे के साथ हुआ है, तो ऐसे ही बच्चों को बचाने के लिए, ऐसे ही सेक्सुअल जो असॉल्ट हैं, ऐसे ही अपराधों से बचाने के लिए बच्चों के लिए ये एक एक्ट लाया गया, नाम है पूरे एक्ट का पॉक्सो एक्ट। अब इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या इसके प्रोविजन है, कैसे गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रांग बनाया, इसी के तहत जो सजा दी जाती है ऐसे अपराधियों को वो इसी के तहत दी जाती है। कितना ये स्ट्रांग हुआ है, कितना फेल हुआ है, ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ समय समय पर इसमें बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को भी हम देखेंगे, और इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा है वो कितनी बन सकती है उस चीज को भी हम देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। दरअसल 1992 का जो यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स होता है, यानी कि बच्चों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन होता है, इसी कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2012 में, जो नवंबर 2012, वो भी कब, 14 नवंबर 2012 को जो पॉक्सो एक्ट है इसको लाया गया था। अब इंपॉर्टेंट एक डेट है यहाँ पर 14 नवंबर, इसको थोड़ा सा मेंशन हम करेंगे, क्यों, क्योंकि 14 नवंबर को हम जानते हैं, 14 नवंबर को हम चाइल्ड डे यानी कि बाल दिवस जो होता है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं आप इससे लिंक कर सकते हैं कि इन बच्चों को बचाने के लिए हम इसको लेके आए थे, और इसीलिए हम इसको जहां इसी डेट को हमने ये रखा हुआ था। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसमें चाइल्ड जो शब्द लिखा गया है, तो उसमें चाइल्ड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सिंपल सी बात इसमें यहाँ पे ये आती है कि जो चाइल्ड की डेफिनेशन रखी गई है वो 18 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा होगा, जो भी माइनर 18 साल से कम का होगा, उसको चाइल्ड में रखा जाएगा, चाइल्ड की डेफिनेशन में उसको रखा जाएगा। अगली बात आती है इसमें सजा, कि अभी मान लीजिए जो केस हुआ है या फिर और भी जो भी पॉक्सो के मामले आते हैं, उन मामलों में जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो कैसे दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये डिसाइड किया जाता है बेसिकली कि अपराध जो है वो कितना खतरनाक है, कितना गंभीर अपराध, कितना सीरियस क्राइम हुआ है। तो अपराध जितना ज्यादा गंभीर होगा, जितना ज्यादा सीरियस होगा, उतनी ज्यादा खतरनाक उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और ये जो पनिशमेंट है हम इसको देखेंगे, ये पनिशमेंट जो मैक्सिमम होती है वो डेथ पेनल्टी तक भी जाती है। तो डेथ पेनल्टी किन केसेस में मिलती है, उन केसेस को भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट है जो कि 2012 में आया था, 2019 में इस पॉक्सो एक्ट में एक अमेंडमेंट कुछ लाए जाते हैं, कुछ संशोधन किए जाते हैं, और इन संशोधन के अनुसार हम देखेंगे कि जो गंभीर यौन हमले होते हैं, जो गंभीर यौन जो असॉल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इनके अकॉर्डिंगली जो 20 वर्ष की कैद को जो है यहां पर कर दिया गया। पहले ये जो सजा होती थी, पहले ये सजा 10 साल हुआ करती थी, लेकिन जब 2019 में जो अमेंडमेंट आए तो उनके द्वारा इसको और स्ट्रांग बनाया गया। जो बच्चे हैं उनको बचाने के लिए, एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, जो अपराधी हैं उनमें भय की भावना उत्पन्न करने के लिए 10 साल से बढ़ा के इसको 20 साल कर दिया गया। इवन अगर कोई बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी तक यानी कि मृत्यु दंड तक का प्रावधान है गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 2020 में और ज्यादा अलग से और अलग तरीके से थोड़ा सा और कुछ अलग नियम आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स हैं उनको जो है अधिसूचित किया जाता है। उन सारे रूल्स को हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन उनसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं इस पॉक्सो एक्ट के, उन जो कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को, फीचर्स के बारे में देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। कैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे जो अपराध होते हैं वो जो मेल बच्चे हैं उनके साथ भी और फीमेल बच्चे हैं उनके साथ, दोनों के साथ होते हैं। इसलिए पॉक्सो एक्ट का मामला सिर्फ ये नहीं है बच्ची है तो उसी के साथ जो उसी के मामले में लगेगा, नहीं, अगर कोई मेल है यानी कोई बॉय है तो उसके मामले में भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करी जाती है। यानी कि जेंडर न्यूट्रल है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो उस मामले में उस जो अपराधी व्यक्ति होता है उस पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल। दूसरा, इजी रिपोर्टिंग हो गई, यानी कि रिपोर्ट करना ऐसे मामलों को जो बच्चों के साथ सेक्सुअल या फिर जो अब्यूज और असॉल्ट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना इजी बना दिया गया। रिपोर्ट करना इजी कैसे बनाया,
तो होता क्या है कि पहले तो ये अभी जो मामला बनाया गया है तो उसमें ये करा गया है कि एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है वो भी इसको रिपोर्ट कर सकता है, साथ ही इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इसकी जो रिपोर्टिंग थी उसको आसान बना दिया गया। इसको इसलिए आसान बनाया गया सो दैट ज्यादा से ज्यादा मामलों की रिपोर्टिंग हो। जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि सिर्फ 65% मामले ही रिपोर्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉक्सो एक्ट है हमारा, इसी एक्ट के तहत हम बात करेंगे कि इस एक्ट के तहत रिपोर्ट ना करना भी एक अपराध है अपने आप में, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, तो यहां पर रिपोर्टिंग को आसान बना दिया। कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनमें कुछ क्लैरिटी करी गई। क्लैरिटी का मतलब क्या है? यानी कि कोई कानून होता है ना, तो उस कानून की जो लैंग्वेज होती है कुछ वेगनेस होती है, उसमें चीजें कुछ क्लैरिफाई नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ क्लैरिटी की गई। और ऐसे ही क्लैरिटी करते हुए एक प्रोविजन जोड़ा गया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का को एकदम क्रिमिनल बना दिया गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्राइम करार दे दिया गया। इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति कैसा भी कंटेंट भी अपने पास रखता है तो उस व्यक्ति को भी क्रिमिनल माना जाएगा, उस व्यक्ति को भी सजा दी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान इसमें करा गया। अब जिन रूल्स की हम बात कर रहे थे 2020 में, जो गवर्नमेंट ने जिन रूल्स को लाया था, उन रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो पॉक्सो रूल 2020 में लाए गए थे ये। तो इसमें से जो रूल 9 है, इस रूल 9 में हम देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन का प्रावधान करा गया कि जिस भी बच्चे के साथ ये अपराध हो रहा है उस बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनर्वास के लिए जो स्पेशल कोर्ट होता है ना, जो इसकी सुनवाई कर रहा होता है, तो उस स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कि भाई जिस बच्चे के साथ ये क्राइम हुआ है उस बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ मदद दीजिए, कुछ सहायता दीजिए, और वो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो फॉलो किया जाता है रेस्पेक्टिव जो अथॉरिटी होती है उसके द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इमीडिएट पेमेंट की व्यवस्था की जो रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन किसके द्वारा करी जाती है? वो CWC के द्वारा रिकमेंडेशन करी जाती है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी होती है, यानी कि जिस बच्चे के साथ ऐसा कोई क्राइम हुआ है उस बच्चे को थोड़ा सा, ये नहीं है कि एक तो क्राइम हुआ है उनके साथ, ऊपर से मान लीजिए पूछताछ के लिए जाना हो रहा है, मेडिकल टेस्ट के लिए जाना हो रहा है, आपका जो अदालतें होंगी, कोर्ट है, वहां जाना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा उसकी जो प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए कुछ एक इमीडिएट पेमेंट की व्यवस्था या फिर इमीडिएट पेमेंट की सलाह दी जाती है CWC के द्वारा। तो ये एक छोटा मोटा कोई इमीडिएट पेमेंट भी होता है ताकि जो बच्चा है जिसके साथ में ये चीजें हुई हैं तो उसके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएं। ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई वित्तीय भार जैसी चीजें भी पड़े। ऊपर से एक सपोर्टिंग पर्सन की भी व्यवस्था करी जाती है, यानी कि जिस भी बच्चे के साथ ये सब हुआ है उस बच्चे को लाने ले जाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, कोर्ट की तारीख कब है, कब टेस्ट कराना है, कब पुलिस स्टेशन जाना है, इन सारी चीजों में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सपोर्टिव पर्सन जो कि बच्चे के साथ होगा तो उसकी भी व्यवस्था करी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सारे हमने देखे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉक्सो रूल जो कि 2020 में लाए गए थे, इनको देखेंगे हम। ठीक है, अब हम देखेंगे द NHRC एंगल। अब हम इसको क्यों देख रहे हैं, NHRC एंगल को हम यहां पर क्यों डिस्कस करने लगे पॉलिटी को? तो देखिए पॉलिटी का ही एंगल है यहां पर, क्योंकि अभी जो मामला हुआ है बदलापुर में, ठाणे में, वहां पर जो बच्ची के साथ हुआ है उस मामले का सुओ मोटो लिया गया है NHRC के द्वारा, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया गया है NHRC के द्वारा, और NHRC ने बोला है कि ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप हमें पेश करेंगे। ठीक है, उसके बाद NHRC इस मामले में जांच करेगा। अब इसलिए अगर NHRC का जिक्र हुआ है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि NHRC से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूजनल क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो हम एक जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेंगे NHRC का कि NHRC बेसिकली होता क्या है। जैसा आप नाम देख सकते हैं NHRC का, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका पूरा नाम है। ये कब पैदा होता है, कब इसकी स्थापना करी जाती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो जो NHRC है ना, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होता है, सांविधिक निकाय क्या होता है? देखिए बेसिकली होता क्या है, कुछ बॉडीज के टाइप में आपको बता देता हूं। एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की जाती है और उनका जो वर्णन है वो संविधान में मिलेगा। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी या फिर सांविधिक, उन्हें कई बार विधिक जो निकाय हैं वो भी बोला जाता है। ये ऐसे निकाय होते हैं, ऐसी बॉडीज होती है जिनका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक्ट के थ्रू किया जाता है। तो NHRC हमारा वही है, स्टैट्यूटरी ही है। अब एक्ट की बात करी जा रही है तो कौन सा एक्ट? तो 1993 का एक्ट होता है, 1993 का मानवाधिकार एक्ट होता है, उसके द्वारा ही NHRC की स्थापना करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो इसमें जो मेंबर और जो पूरे कंप्लीटली सारा जो उसका स्ट्रक्चर होता है 1+5 होते हैं। 1 का मतलब यहां पर हो गया एक इसके चेयरपर्सन होते हैं जिनको अध्यक्ष हम बोलते हैं, और 5 अन्य जो सदस्य हैं वो होते हैं। ठीक है, 5 अन्य तो ये 6 तो ये टोटल हो गए। उसके बाद जो 7 अन्य मेंबर होते हैं वो डीम्ड मेंबर होते हैं। ये डीम्ड मेंबर कौन से होते हैं? तो जो हमारे सारे ऐसे कमीशन होते हैं ना, जैसे NCSC हुआ, NCST हुआ, NCBC हुआ, ठीक है, NCPCR हुआ, अल्पसंख्यक मामलों का आयोग हुआ, ये जितने भी आयोग होते हैं ना, इन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष, जो डीम्ड मेंबर हम जिनको बोल रहे हैं, ये इनमें अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये तो होगी मेंबर और जो है अध्यक्ष उनकी बात।
अब बात कर लेते हैं कि चेयरपर्सन की, यहां से क्वेश्चन बनता है क्योंकि कुछ दिन पहले इसमें चेंजेस हुआ था, तो यहां से कंफ्यूजनल एक क्वेश्चन बनता है कि जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं। तो बेसिकली पहले तो जो सीजीआई होते थे रिटायर्ड, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी रिटायर्ड, वो इसके अध्यक्ष होते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसमें एक जो अपडेट लाया गया, और इसमें रिटायर्ड होंगे तो रिटायर्ड, लेकिन रिटायर्ड में क्या है, जो सीजीआई होंगे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज, इनको जो है एडिशनली ऐड करा गया बाद में, यानी कि सीजीआई भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज है वो भी हो सकते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, यानी कि ये जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो बेसिकली इनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियली तो करी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के जिसके मन में आया उसी को अपॉइंट कर दिया। इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए इसका जो नाम है उसको सुझाने के लिए एक बड़ी कमेटी बनती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक नाम पर जो फाइनल सहमति बनाते हैं और उस नाम को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसी कमेटी से क्वेश्चन बनता है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो इसी कमेटी से होते हैं। इसलिए इस कमेटी के जो मेंबर हैं पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इस कमेटी में शामिल हैं या नहीं है, और वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री इस कमेटी में शामिल होंगे, लोकसभा के स्पीकर इसमें शामिल होंगे, राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपसभापति शामिल होंगे, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि उपसभापति इसमें शामिल होंगे। उसके साथ होम मिनिस्टर जो होंगे, गृह मंत्री, वो इसमें शामिल होंगे इस कमेटी में, और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो विपक्षी दल के जो लीडर होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ये पूरी जो कमेटी होगी ये एक नाम पर फाइनल सहमति बनाएगी, और उस नाम को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लिया। टेन्योर देखेंगे तो 3 साल के लिए ये होते हैं, या फिर 70 वर्ष की इनकी उम्र हो, जो भी पहले आ जाए उससे मतलब जो भी पहले आ जाएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 और 70 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार 4 और 5 का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। 3 70 आपको ध्यान रखना है। एक अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक बेसिकली लिमिटेशन होती है हमारे एनएचआरसी की। ये लिमिटेशन क्या होती है? ये लिमिटेशन होती है कि एनएचआरसी सिर्फ उन्हीं मामलों पर जो है जांच पड़ताल कर सकता है जो 1 साल से कम पुराने हैं। ठीक है, यानी कि 1 साल से ज्यादा अगर कोई मामला है तो उस पर एनएचआरसी बातचीत नहीं करता, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं करता। तो जो लेटेस्ट मामले होते हैं उन्हीं को एनएचआरसी जो है उठाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिविल कोर्ट की शक्तियां इनको एनएचआरसी जो होता है उसको प्राप्त होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, पूरे मामले को हमने देखा, पूरा क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, कहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉलिटिकल एंगल इसका क्या हो सकता है हमारा पॉलिटी के थ्रू से, और एग्जांपल जो देख लिए हमने, और होपफुली सारे एंगल हमने कवर कर लिए। तो सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये और है, यूपीएससी उदय भाई अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहीं से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, उसी चैनल से आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, आगे सारे पीडीएफ सारे पीपीटीज मिलने वाले हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होपफुली ये सेशन एंजॉयबल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।